Welcome guys, welcome in the Director Principal of State Policy Part 2 Indian Polity classes of the Ruchika tutorials. So my earlier video that the Director Principal of State Policies Part 1 के अंदर I have make the elaborate and I have cleared a historical background of Director Principles. इनको हम DP SPB बोलते हैं कि हमने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया, संविधान के कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेदों तक हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या, इनको हमने अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए, अपने इजीनेस के लिए इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। उसी पे हम आगे प्रोसीड करते हुए आज जो 3 कैटेगरीज थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, द सोशलिस्ट, द गांधीयन एंड द लिबरल डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, उन्हीं के अंदर जो आर्टिकल्स मेंशन थे उन्हीं का हम आज इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो फर्स्ट कम विद द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, मतलब समाजवादी सिद्धांत। ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है समवॉट सोसाइटी की बात करते हैं एंड गवर्नमेंट को बताते हैं कि जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कैसे कैसे एक्शंस लेगी। सो अगेन आर्टिकल 38 बात करता है कि गवर्नमेंट जो स्टेट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली द स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगी कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएगी, समाज व्यवस्था ऐसे बनाएगी जिसके अंदर लोगों के वेलफेयर की बात हो। अगेन आर्टिकल 39 ये कहता है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बात करता है इक्वालिटी की। ये कह रहा है कि भले कोई भी सिटीजन हो स्टेट के अंदर, भले वो ही या शी, मतलब मैन या वुमन, पुरुष या स्त्री, कोई भी हो, उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए राइट मीन्स, राइट तरीके मिलने चाहिए। एडुकेट मतलब अप्रोप्रिएट, सही तरीके मिलने चाहिए। अगर मैन और वुमन दोनों अगर सेम वर्क करते हैं तो इक्वल पे मिलनी चाहिए, मतलब इक्वल पे पर इक्वल वर्क। अब जो वर्कर्स हैं, जो स्पेशली जो मैन और वुमन दोनों हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ये भी देखेगी जो बच्चे हैं उनको फोर्सफुली कहीं काम नहीं कराया जाए और इवन उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो एक हेल्दी मैनर में उनका डेवलपमेंट हो सके, और स्टेट उनके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट वर्क करेगी। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं हो कि जैसे हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर की बात हो रही है तो उन, या वो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की हो गई। तो यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है स्टेट का वो इस तरह के लिए ऐसा होगा कि वहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों समानता का अधिकार लेंगे, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेट प्रोवाइड करेगी। अ पार्ट ऑफ दिस वो चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए भी वर्क करेगी। अगेन आर्टिकल 39 बात करता है कि फ्री लीगल एडवाइस, मतलब इक्वल जस्टिस मिलेगा उस सोसाइटी के अंदर, कैसे भी लोग रह रहे हो, भले इन्फ्लुएंशियल भले गरीब, दोनों को इक्वल जस्टिस मिलेगा। और जो गरीब हैं, जो वहन नहीं कर सकते इसका खर्चा, वकालत का खर्चा, वकीलों की फ़ीस, तो उनको फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी। सो अगेन आर्टिकल 41, लोग हमने यहाँ 40 स्किप कर दिया बिकॉज जो 40 है वो आता है हमारे गांधीयन प्रिंसिपल में। अगेन आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन की बात करता है और पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है, राइट। आर्टिकल 42 बात करता है कि मैटरनिटी बेनिफिट की बात करता है और ये कहता है कि जो आपकी वर्किंग एरिया है, जहाँ स्पेशली जहाँ वर्क कर रहे हैं, ही और शी जो वर्क कर रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस बहुत सही होनी चाहिए। अनहाइजीनिक मतलब अनह्यूमैनिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनहाइजीनिक कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। और मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करते हैं कि वेदर जो वुमेंस हैं उनको 6 मंथ्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, और आजकल तो मेल एम्प्लॉय को भी मिलता है, इट्स अराउंड 2 मंथ्स। अगेन आर्टिकल 43 बात करता है वेजेस की, वर्कर्स की वेजेस की बात करता है। आर्टिकल 43 बात कर रहा है कि अब मैनेजमेंट के अंदर जो यूनियंस होती है, ट्रेड यूनियंस जो होती है, उनका भी मैनेजमेंट के अंदर रोल होगा। बिकॉज जो मैनेजमेंट वो हो गया जो कॉर्पोरेट ऑफिस वर्क कर रहा है, ट्रेड यूनियंस जो जो मशीन्स के साथ लेबर कर रही है, तो दोनों जो यूनियन है, तो मैनेजमेंट जो ऊपर बैठ करके सारी पॉलिसीज ड्राफ्ट कर रहा है और एक्चुअल ग्राउंड वर्क वर्कर कर रहा है, तो उन वर्कर यूनियन के कुछ मेंबर्स मैनेजमेंट में भी होंगे। आर्टिकल 47 ये डिसाइड करता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि सबको न्यूट्रिशियस वैल्यू मिलनी चाहिए। स्टेट के अंदर हर किसी के पास प्रॉपर न्यूट्रिशियस मतलब पोषक डाइट मिलनी चाहिए, और उन सब की जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और पब्लिक हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करना चाहिए।
मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इन लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिले इन कंपेयर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, बिकॉज जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन जो एक हम सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें लोअर तबका भी है, गरीब तबका भी है, तो दे कांट बियर दैट एक्सपेंस मेडिकल फैसिलिटीज़। तो उनके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट कि वो इम्प्रूव करे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। So this all in the socialist principle है, समाजवादी सिद्धांत। Now start with the Gandhian principle and Gandhian principle की हम बात करते हैं आर्टिकल 40। अगेन मैटर इज डैट कि जो आर्टिकल 40 है इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आर्टिकल 40 के अंदर हम बात कर रहे हैं विलेज पंचायत की। ये कंसेप्ट हमने गांधी जी से लिया बिकॉज गांधी जी ये मानते थे कि जो भारत है उसकी आत्मा विलेजेस में रहती है और विलेज ही एक बैकग्राउंड है, बेसिक यूनिट है। अगर विलेज डेवलप रहेंगे तो साइमल्टेनियसली सिटीज़ एंड सिटीज़ से स्टेट एंड सेंटर पूरा देश डेवलप होगा। तो वो बात करते हैं विलेज पंचायत के गठन की। आर्टिकल 43 बिकॉज हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो बहुत कुछ विलेजेस से अटैच है, तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। उनके हिसाब से कॉटेज इंडस्ट्री मतलब हथकरघा उद्योग, बिकॉज वहाँ पर लेबर्स क्या कर रही हैं, मशीन से काम और अपने वर्क से मतलब अपना मैन पावर यूज़ करके वर्क कर रही हैं। उसमें क्या हो रहा है कि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जनरली हर कोई काम अगर मशीन से होता है तो हमें ये पता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने वाले पीपल्स कम हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम वर्क मशीन करती। तो इसलिए गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रेफर करते थे और भले वो एक इंडिविजुअल सेट करे या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट करे, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगेन कॉटेज सोसाइटी की बात हो रही है 43B के अंदर। 46 के अंदर बात हो रही है कि जो वीकर सेक्शन सोसाइटीज़ के स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनकी एजुकेशन और इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। बिकॉज गांधी जी ने अपनी लाइफ का बहुत कुछ टाइम हरिजन उद्धार में लगाया था। सब उनको जानते हैं कि वो हरिजन उद्धार के लिए बहुत वर्क करते थे। उनके जितने भी रेवोल्यूशंस उन्होंने चलाए अपने समय, उन सब में वो अस्पृश्यता एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, वो हरिजन उद्धार की बात करते हैं। इवन वो हरिजनों की बस्ती में जाके स्टे किया करते थे ताकि लोगों का जो मेंटल है जो स्ट्रेटा था उस समय का कि हरिजन्स के खिलाफ चेंज हो और वो हरिजन्स को भी एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करे। तो इसलिए ये बात हो रही है यहाँ पर एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। आर्टिकल 47 बात करता है अगेन कि ड्यूटी है स्टेट की कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो पोषण का आधार है, जो पोषण का बेस है, उसको इंक्रीज़ करे और सबको बेटर और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। आर्टिकल 48 बात करता है एनिमल हस्बेंड्री की, मतलब जो पशुपालन उद्योग है उसकी बात करता है और एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। तो इन सब गांधीयन प्रिंसिपल इनको बहुत इजी याद रखना बिकॉज इन गांधीयन प्रिंसिपल में केवल गांधी जी के कंसेप्ट को, गांधीयन फिलॉसफी को ही इलाबोरेट किया है क्योंकि गांधी जी के हिसाब से ये सब ड्यूटी स्टेट्स में आती है। मूविंग अहेड, नाउ इट्स कम अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है ना। सो इसके अंदर हम बात करते हैं आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है फॉर द सिटीजन, मतलब एक ही आचार संहिता लगेगी जो पूरे कंट्री में फॉलो होगी। पहली बात ये हो रही है। अगेन ये आर्टिकल 45 जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इससे पहले फंडामेंटल राइट्स में बताया था 21A जिसमें हमारी मौलिक अधिकारों में आता है एजुकेशन लेना, राइट। तो हमारे मौलिक अधिकारों में एजुकेशन लेना भी आता है। अपार्ट ऑफ दिस ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब स्टेट के नीति निर्देशक तत्वों में भी आता है कि वो बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रमोट करे। इसलिए शायद आपको पता हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं वहाँ पर लोअर बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। इवन उनको स्कूल की ड्रेस और स्टेशनरी का खर्चा भी स्कूल ही बियर करता है, इनडायरेक्टली स्टेट ही बियर करता है। तो ताकि बच्चे पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इस लोगों को प्रमोट करने के लिए इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मतलब इसको इंसर्ट किया गया। इसकी लैंग्वेज चेंज की गई, अर्लियर ऐसा नहीं था लेकिन लेटर ऑन जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसकी लैंग्वेज चेंज करी गई और यहाँ बात हो रही है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन की। अगेन आर्टिकल 48 जो हम पढ़ के जा चुके हैं कि ये एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, ये दोनों में ही कॉमन है, गांधीयन में भी आएगा और लिबरल इंटेलेक्चुअल में भी आएगा।
48 बात कर रहा है कि हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करना चाहिए। मतलब अगेन किसी स्टेट में कोई ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या कोई जू हैं या कोई नेशनल पार्क्स हैं, बिकॉज वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा स्टेट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि उनको वो और बेटर बना सके। और सपोज जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको भी बेटर बनाना, उनको भी इम्प्रूव करना स्टेट्स की ड्यूटी में आता है। फिर आर्टिकल 49 बात कर रहा है कि जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। फिर आर्टिकल 50 साफ साफ कह देता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग कार्य करेंगी, एक साथ काम नहीं करेंगी। ये स्टेट को हिदायत दी जाती है। स्टेट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो वो तो कार्यपालिका में आ गई स्टेट गवर्नमेंट, तो वो न्यायपालिका को अपने इन्फ्लुएंस में लाकर वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। और अगेन आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब अगर सपोज गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अग्रीमेंट, कोई ऐसा ट्रीटी, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट जो डिसाइड हो गया है, जिनके टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो गए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को वो सब ट्रीटीज़, अग्रीमेंट्स मानने पड़ेंगे। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अपना कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती, जो बोला गया है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मानने पड़ेंगे। ये तो हो गए हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स, जिनको मैंने आपको इलाबरेट करके समझा दिया। ये कोई टफ नहीं है, आप एक बार जब इजी रिकॉल कर लेंगे तो यू माइट गेट अंडरस्टैंड। अब इसमें जो संविधान संशोधन हुए, तो बेसिकली पहला संविधान संशोधन था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके अंदर जो आर्टिकल 39 के अंदर बात हो रही है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज हमारा इंडिया में एक ऐसा इम्पैक्ट हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, गरीबी बहुत थी, हमें सरवाइव करने को, स्टेबलाइज होने को टाइम लग रहा था। तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे कुपोषण का शिकार हो रहे थे। तो उस कुपोषण के शिकार से बच्चों को बचाने के लिए स्टेट को ड्यूटीज़ दी गई कि वो बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगा। अगेन आर्टिकल 39A बात कर रहा है कि प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। जो हम अलियर पढ़ के गए हैं, ये सब 42 संविधान संशोधन के बाद हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल का हिस्सा बने। 43 बात कर रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, मतलब जो ट्रेड यूनियंस के भी कुछ मेंबर्स अब मैनेजमेंट के अंदर बैठ के वर्कर्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और वर्कर्स का पार्ट रखेंगे और वर्कर्स के फेथफुल पॉलिसीज़ को फॉलो बनवाने के लिए मैनेजमेंट को बोलेंगे। 48A वो बात कर रहा है सेफगार्ड ऑफ द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। अपार्ट, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट ऑफ दिस 44 संविधान संशोधन के अंदर आर्टिकल 38 जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो 86 अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, उसके अंदर लुक आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट चेंज करके एलिमेंट्री एजुकेशन चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द 45 एंड उसको 21A जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है उसमें भी इंसर्ट किया गया, क्योंकि हम वहाँ भी बात कर रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन करना, दिलाना स्टेट की ड्यूटी है। अगेन स्टेट के साथ वो हमारी मॉरल राइट्स में भी आ गया है। 97 जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 के अंदर, वो हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर। तो अगेन इसको रीडिफाइन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा संविधान संशोधन अब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हो चुके हैं। आई एम अगेन सेइंग कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायनामिक हैं, ये स्टैटिक नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, ये ऑलवेज गतिशील है। हर 10 साल में, हर 20 साल में ये अपना नेचर चेंज करेंगे, बिकॉज स्टेट की ड्यूटीज़ जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे ही एक डिकेड पास होता है तो स्टेट्स की ड्यूटीज़ और बढ़ जाती है। अब अभी हम देख रहे हैं कि कोविड्स के समय स्टेट्स की ड्यूटी कितनी बढ़ गई, तो अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फिर रीडिफाइन किया जाएगा। So I hope you have liked my video. Please like, share and comment in the comment box, and please subscribe my channel. Hope we meet soon with the new video and a new topic. Bye.